भारत की न्यायपालिका कितनी सड़ चुकी है, हमारे कानून कितने घटिया हैं, हमारी पुलिस व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था कितनी सड़ी हुई है, उसका एग्जाम्पल आपको बताता हूं। 2014 में एक व्यक्ति ने बोला था कि हम 42% हैं, अगर मोदी हमारे यहां आए, हमारे क्षेत्र में आए, हम बोटी बोटी काट देंगे। और वो व्यक्ति आज की डेट में सांसद भी हो चुका है। 2024 में उसके खिलाफ चार्ज फ्रेम हो रहा है। याद रखिए, अभी जांच पूरी हुई है और चार्ज फ्रेम हुआ है। इस स्पीड से अगर 10 साल लग गया चार्ज फ्रेम होने में, तो फैसला आने में 10 साल लगेगा, क्योंकि गवाहों के बयान होंगे, दोनों पक्षों की जिरह होगी, क्रॉस एग्जामिनेशन होंगे, दुनिया भर की चीजें होंगी। तो 2034 तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आएगा। फिर अपील होगी हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में मुकदमों की इतनी भरमार है कि 10 साल के पहले हो ही नहीं सकता फैसला। तो यानी 2044 में हाई कोर्ट का फैसला आएगा। और किसके लिए आएगा? माननीय प्रधानमंत्री जी के केस का फैसला आएगा। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी 10 साल, यानी 2054 में सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि जिसने कहा है 2014 में कि बोटी बोटी काट दूंगा, वो उसको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं। आप जरा सोचिए, मोदी जी आज प्रधानमंत्री हैं, जिसने कहा है वो भी सांसद है आज की डेट में। अगर प्रधानमंत्री जी के केस का फैसला करने में इतना टाइम लग रहा है, और वो भी उत्तर प्रदेश में, जहां 2017 से योगी जी की सरकार है। 2014 में जब उसने बोला था बोटी बोटी काटूंगा, उस समय अखिलेश यादव की सरकार थी, लेकिन 2017 में योगी जी मुख्यमंत्री बन गए। इसके बावजूद, योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी 7 साल लग गया। 2017 में योगी जी मुख्यमंत्री बने, 2024 में अभी चार्ज फ्रेम हुआ है। अब आप कल्पना करिए आम जनता के साथ क्या होगा। गांव का किसान, गांव का मजदूर, उसके मुकदमों का क्या हाल होगा। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के केस का यह हालत है, तो आम जनता के केस का क्या हाल होगा। मैं बार बार कहता हूं, जब तक आप अंग्रेजों के 100% कानून खत्म नहीं करेंगे, जब तक ये 1861 वाला जो पुलिस एक्ट है इसको खत्म नहीं करेंगे, नया यूनिफॉर्म पुलिस कोड नहीं बनाएंगे, जब तक अंग्रेजों के जुडिशियल सिस्टम को नहीं बदल के यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड नहीं बनाएंगे, जब तक अंग्रेजों के प्रशासनिक व्यवस्था को बदल के यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव कोड नहीं बनाएंगे, जब तक आप झूठ बोलने को गंभीर अपराध घोषित नहीं करेंगे, झूठी गवाही को गंभीर अपराध घोषित नहीं करेंगे, झूठा एफिडेविट फाइल करने को गंभीर अपराध नहीं घोषित करेंगे, तब तक मुकदमों का फास्ट ट्रैकिंग नहीं होगी। और जो काम आज 10 साल के बाद हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी के केस में, 10 साल लग गया है केवल चार्ज फ्रेम करने में। मैं कह रहा हूं साल भर के अंदर फैसला आ जाएगा, 100% फैसला। जस्टिस विद इन ईयर पॉसिबल है, और जस्टिस फॉर ऑल पॉसिबल है। मुकदमा लंबा क्यों चलेगा जानते हैं आप? क्योंकि जिसने बोला है बोटी बूटी काटेंगे, अब वो सांसद बन गया है। अब उसके खिलाफ लोग गवाही देने से डरेंगे। एक तो पहले इतना सोचिए, इतना उसके अंदर साहस था कि वो जब सांसद नहीं था तब भी बोला था बोटी बोटी काट दूंगा, और अब तो सांसद हो चुका है। दूसरा, 42% वहां है वो, उसके मजहब के लोग 42% हैं, उसका भी कॉन्फिडेंस है। तो गवाह आधे गवाह टूट जाएंगे, आधे गवाह देने की कोशिश नहीं करेंगे, बार बार तारीख पे तारीख चलती रहेगी और फैसला लंबा चलता रहेगा। अब जिसने बोला है बोटी बोटी काटूंगा, उसका वीडियो सार्वजनिक है, लेकिन वो कहेगा मैंने भी नहीं बोला। अगर एक काम हो जाए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून बन जाए, और जिसने बोला बोटी बोटी काटूंगा उसका नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग हो जाए, और उससे केवल एक पूछ लिया जाए भाई तूने बोला था 2014 में, तो निश्चित रूप से कहेगा हमने बोला था। फिर गवाहों की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है गवाही की? अरे जिसके ऊपर आरोप है, अगर नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, तीनों टेस्ट में कंफर्म हो जाए और तीनों में एक ही बात आए, हाँ हमने बोला हमने बोला हमने बोला, तो फिर गवाहों की क्यों चाहिए? ये वर्तमान व्यवस्था समाज में द्वेष बढ़ा रही है। क्यों? क्योंकि पुलिस को 20-25 गवाह ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, और अगर 20-25 गवाह मिल गए पुलिस को, तो वो 20-25 लोग इस सांसद के दुश्मन हो जाएंगे। वो सांसद जिसने बोला है बोटी बोटी काटूंगा, उन 25 लोगों को ढूंढता रहेगा, फिरता रहेगा, और कुछ न कुछ उनका नुकसान करने की कोशिश करेगा। एक सबसे बड़ी समस्या ये है, अगर हम केवल इतना कर देना कि झूठी गवाही गंभीर अपराध है, झूठी गवाही देने वालों को 10 साल की सजा होगी, तो जिसने बोला ना बोटी बोटी काट दूंगा, उसके पक्ष में उसका भाई भी जाके गवाही नहीं देगा। क्यों? क्योंकि लगेगा 10 साल उसको सजा हो जाएगी। अगर ये झूठी गवाही गंभीर अपराध हो जाए, तो बोटी बोटे वाले की बीबी भी नहीं उसके पक्ष में गवाही देगी, बोटी बोटी करने वाले के पिता भी नहीं वहां जाके गवाही देंगे। लेकिन अभी क्या करेगा, वो 100-150 गवाही इकट्ठा कर लेगा। न्यायिक व्यवस्था इतनी सड़ी हुई है
कि जिस व्यक्ति ने बोला था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हिंदुस्तान से हिंदुओं को खत्म कर दूंगा, उसका कुछ नहीं हुआ। वो बाकायदा विधायक बन के बैठा हुआ है और वो वीडियो आज भी यूट्यूब पे उपलब्ध है। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। वीडियो की जांच करा लो, फोरेंसिक जांच में 1 हफ्ते में पता चल जाएगा वीडियो सही है कि झूठ है, वीडियो असली है कि नकली है। भाई यही तो करना है, वीडियो की जांच करना है, और जिसका वीडियो उसकी आवाज वॉइस सैंपल लेना है और वॉइस की जांच कर लेनी है और कंफर्म हो जाएगा। 3-4 दिन में, मैक्सिमम 1 हफ्ते में पता चल जाएगा कि वीडियो असली है कि नकली है। तो वैसे ये बोटी वाले का भी वीडियो जांच कर लो, 1 हफ्ते में कंफर्म हो जाएगा। और ज्यादा कंफर्म करना है, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कर लो, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे कानून में व्यवस्था ही नहीं है। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून आज तक बना नहीं है। झूठ बोलना गंभीर अपराध है नहीं, झूठी शिकायत गंभीर अपराध है नहीं, झूठा एफिडेविट गंभीर अपराध है नहीं, झूठा जांच करना गंभीर अपराध है नहीं। तो हर व्यक्ति अपना झूठ कर रहा है। बाकी तो छोड़िए, झूठा आधार बनवाना गंभीर अपराध नहीं, झूठा राशन कार्ड बनवाना गंभीर अपराध नहीं, झूठा वोटर आईडी बनवाना गंभीर अपराध नहीं, झूठा हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाना गंभीर अपराध नहीं, झूठा एज सर्टिफिकेट बनवाना गंभीर अपराध नहीं, झूठा जो है निवास प्रमाण पत्र बनवाना गंभीर अपराध नहीं, जो फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना गंभीर अपराध, कुछ भी गंभीर अपराध नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा कानून ऐसा कहता है। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, भारत की 80% समस्याओं का 2 ही मूल कारण है, शिक्षा में संस्कार नहीं है और कानून का खौफ नहीं है। दुबई की शिक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन कानून का खौफ है। इसलिए दुबई में कोई नहीं कहता हम बोटी काट देंगे, दुबई में कोई नहीं कहता पुलिस हटा लो 15 मिनट के लिए, हिंदुस्तान दुबई के सारे हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। दुबई में मात्र 15% हिंदू हैं। कभी आपने दुबई में सुना कि दुबई के हिंदू कभी पलायन कर रहे हो, जबकि मात्र 15% है? और यहाँ कश्मीर में क्या हुआ, यहाँ बंगाल में क्या होता है, यहाँ बॉर्डर पे क्या होता है, बाकी तो छोड़ो, यूपी के कैराना में क्या होता है, बहराइच में क्या होता है, उदयपुर में क्या होता है, क्या क्या होता है, सब पता है। कभी आपने सुना कि दुबई में सरतन से जुदा का किसी का नारा लगाने की हिम्मत पड़ी हो? भारत में क्यों लगा रहे? मैं बाकी देशों की तुलना नहीं करता, मैं सिंगापुर की तुलना नहीं करता, मैं जापान की तुलना नहीं करता, मैं अमेरिका की तुलना नहीं करता, मैं रूस और चीन की तुलना नहीं करता हूं। मैं एक इस्लामिक कंट्री की तुलना कर रहा हूं, दुबई, जहां हिंदू मात्र 15% है। और आपको पता है, भारत के जो संपन्न लोग हैं वो दुबई शिफ्ट हो रहे हैं, जबकि वहां मात्र 15% है। क्यों? उनको दुबई सुरक्षित लगता है, भारत असुरक्षित लगता है। बॉलीवुड के बहुत सारे लोग चले गए, फ्लैट ले लिए। बहुत सारे व्यापारियों को मैं जानता हूं, मैं नाम नहीं लेना नहीं चाहूंगा, बहुत सारे व्यापारियों को जानता हूं जो दुबई शिफ्ट हो रहे हैं। कुछ दिन पहले कलकत्ता में दुबई प्रॉपर्टी मेला लगा था और कलकत्ता के बहुत सारे व्यापारियों ने चुपचाप दुबई में अपना फ्लैट बुक कर लिया, जबकि भारत में फ्लैट का रेट दुबई के फ्लैट का 1/3 है। जो फ्लैट दुबई भारत में 1 करोड़ में मिल जाता है, वो दुबई में 3 करोड़ में मिलता है। फिर भी लोग दुबई ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है न वहाँ अशांति है, न वहाँ अराजकता है, न वहाँ अवैध निर्माण है, न वहाँ घुसपैठ है, न वहाँ धर्मांतरण है, न वहाँ लब जिहाद है, न वहाँ लैंड जिहाद है। भारत में केवल शिक्षा बदल दिया जाए और न्याय व्यवस्था बदल दिया जाए, शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी बंद हो जाएगी। शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, नशा तस्करी बंद हो जाएगी, मानव तस्करी बंद हो जाएगी। शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, घुसपैठी अपने आप भाग जाएंगे, धर्मांतरण अपने आप रुक जाएगा। शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, अवैध हथियारों का कारोबार रुक जाएगा। शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, हत्या बलात्कार 50% खत्म हो जाएगा। शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो, ये सफ़ेद पोश लोग भारत छोड़ के भाग जाएंगे। अब आज तक किसको सजा मिली? 70,000 करोड़ का कॉमनवेल्थ घोटाला था, हुई किसी को आजीवन कारावास, किसी को फांसी हुई, किसी की नागरिकता खत्म हुई क्या? 1,76,000 करोड़ का 2G घोटाला, किसी को फांसी हुई क्या? किसी की नागरिकता खत्म हुई क्या? 1,86,000 करोड़ का कोयला घोटाला, किसी को फांसी हुई क्या? किसी की नागरिकता खत्म हुई क्या? बाकी तो छोड़िए कि किसी माओवादी की नागरिकता खत्म हुई, फांसी हुई, बताइए? किसी नक्सली की नागरिकता खत्म हुई या फांसी हुई? किसी कश्मीर के अलगाववादी की नागरिकता हुई, खत्म हुई या फांसी हुई? सिखों का नरसंहार करने वालों में किसी की नागरिकता खत्म हुई या फांसी हुई? कश्मीर में नरसंहार करने वालों को किसी की नागरिकता खत्म हुई या फांसी हुई? इसके बाद जितनी घटनाएं हुई हैं, चाहे वो कमलेश तिवारी हो, चाहे कन्हैया लाल हो, चाहे उमेश कोल्हे हो, चाहे देवराज हो, चाहे डॉक्टर नारंग हो, जितने भी भारत में, चाहे रतन लाल हो, चाहे अंकित सक्सेना हो, जितने भी भारत में हुई हैं, किसी भी हत्यारे की नागरिकता खत्म हुई, फांसी हुई क्या? बाटला हाउस में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा को जिन मारा था आतंकवादियों ने, क्या उनको फांसी हुई, इनकी नागरिकता खत्म हुई? जब कानूनी घटिया है,
पुलिस व्यवस्था सड़ी हुई है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, प्रशासनिक व्यवस्था सड़ी हुई है, तो अराजकता खत्म नहीं होगी। केवल बातें करने से, अच्छी अच्छी बातें करने से, बड़ी बड़ी बातें करने से न शांति आएगी, न समृद्धि आएगी, न समता आएगी, न समानता आएगी। जब तक कठोर दंड नहीं होगा, जब तक शिक्षा में संस्कार नहीं होगा और कठोर दंड नहीं होगा, तब तक ये रुकेगा नहीं। और एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी के केस में जांच चार्ज फ्रेम करने में 10 साल लगा है। फैसला आएगा 10 साल के बाद 20 साल, हाई कोर्ट में 10 साल मुकदमा 30 साल, सुप्रीम कोर्ट में 10 साल मुकदमा 40 साल। फिर कौन देखने के लिए बचा हुआ है? फिर पता चला सुप्रीम कोर्ट दया के आधार पर माफ भी कर दे, भैया ठीक है, बोटी बोटी कहा था, अब तो माफी मांग रहा है, बात खत्म हो गई। ये स्थिति है। इसको बदलने के लिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, नेताओं, अभिनेताओं, लेखकों, बुद्धिजीवियों को पकड़िए, उनसे संवाद करिए, उनसे बातचीत करिए। बतौलेबाजी करने से कुछ नहीं होगा।